रोलिंग फ्रिक्शन। समझे? सबसे पहले क्या याद रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसके बाद जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। ये सीमांत घर्षण होता है, स्थितिज घर्षण होता है, गतिज घर्षण होता है या सर्पी घर्षण बोलते हैं इसी को, और एक लोटनी घर्षण होता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है ना, कुछ भी नहीं, आप लोग सब जानते हैं घर्षण के बारे में। घर्षण क्या है? तो किसी भी चीज का जो, किसी भी गति का जो रसिस्ट करे, किसी भी गति का जो विरोध करे, उसको क्या बोलते हैं? घर्षण कहते हैं। ठीक है ना? और ये किसी खुरदरी सरफेस के द्वारा लगाया जाता है। और घर्षण कभी भी जो है ना, सो दो सतहों के बीच जब तक न्यूनतम दूरी नहीं होगी तब तक घर्षण संभव नहीं होगा। मतलब घर्षण प्राप्त करने के लिए आपको अटैच होना पड़ेगा, घर्षण प्राप्त करने के लिए आपको अटैच होना पड़ेगा। और घर्षण में ऊर्जा का ह्रास होता है, घर्षण में ऊर्जा का ह्रास होता है, घर्षण में ऊर्जा का ह्रास होता है। अब बताइएगा सबसे कम जो है ऊर्जा का ह्रास किस घर्षण में होगा? किसमें? लोटनी, लोटनी की दोलनी, जिसको रोलिंग बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन में। समझे? सबसे ज्यादा जो ऊर्जा का कम ह्रास होगा वो किस में होगा? तो रोलिंग में। यानी कि सबसे कम जो घर्षण लगेगा, सबसे कम जो घर्षण लगेगा ना, वो किस में लगेगा? रोलिंग में। रोलिंग में यानी कि किसी भी सतह को मान लीजिए, जैसे ये सतह है, ठीक है ना, ये दो सतह है, दोनों सतह को चिपका दिए और दोनों को ऐसे स्लाइड कर रहा है, सबसे ज्यादा घर्षण लगेगा क्योंकि सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। जितना एरिया कवर करेगा, कॉन्टैक्ट एरिया जितना बढ़ेगा ना, घर्षण उतना बढ़ते चला जाएगा। कॉन्टैक्ट एरिया जितना घटेगा, घर्षण उतना छोटा होते चला जाएगा। इसी मोबाइल को मान लीजिए कि फोल्ड कर देते, इस मोबाइल को मान लीजिए कि ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें हुआ कोई मैजिक नहीं हुआ है। समझे? इसका ना एरिया, टचिंग एरिया ही कम हो गया। काहे घर्षण कम लगा? काहे कि टचिंग एरिया कम हो गया। हमेशा तो कम से कम एरिया को ही छू रहा है, और इसी को अगर स्लाइडिंग घर्षण दे तो पूरा एरिया देखिए कितना बढ़ गया, तो घर्षण ज्यादा हो जाएगा। तो इसी के लिए रोलिंग घर्षण जो होता है उसमें ऊर्जा का सबसे कम ह्रास होता है, यानी कि सबसे कम घर्षण लगता है। और जो स्लाइडिंग होता है, हाँ, जो स्लाइड होता है उसमें सबसे ज्यादा घर्षण लगता है। समझे? और कुछ विशेष है नहीं। घर्षण को कम करने के लिए देखिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? लुब्रिकेंट का। ठीक है ना? घर्षण को कम करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? लुब्रिकेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्नेहक। समझे? स्नेहक। स्नेहक जो है ना, तीनों अवस्था में हो सकती है। ठोस भी हो सकता है, समझे, उसका द्रव भी हो सकता है, और अर्ध ठोस भी हो सकता है। गैस नहीं होता, अर्ध ठोस भी हो सकता है। समझे? तो ठोस स्नेहक का क्या एग्जाम्पल है? तो ये पेंसिल जो हम लोग लिखते हैं ना, इसको कभी देखिएगा, इसका भुरभुरा बना लीजिएगा। पेंसिल को क्या कीजिएगा, मतलब उसको पूरा, उसका जो बूट वाला एरिया रहता है, लकड़ी वाला, उसको हटा दीजिएगा, और जिससे लिखते हैं उसको क्या कीजिएगा, थूर दीजिएगा। समझे? उसका पाउडर बना लीजिएगा, और उस पाउडर को रख करके उस पे उंगली देखिएगा चला करके, एकदम लगेगा कि एकदम मस्त स्लाइड हो रहा है। समझे? एकदम बहुत अच्छा स्लाइड होते रहता है। तो उसमें क्या हो जाता है, वो फ्रिक्शन को कम कर देता है, वो स्नेहक है। तो उसका भी प्रयोग किया जाता है बहुत सारे मशीन में, जो भारी भारी उद्योग होते हैं वहां पे उसका प्रयोग किया जाता है। बाकी तेल है, मोबिल है, इन सब का ग्रीस है, इस सब का प्रयोग स्नेहक के रूप में घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। और किसी भी मशीन का दक्षता जो कहते हैं 100% नहीं होता है, वो भी इसी कारण से होता है क्योंकि कुछ ऊर्जा जो है ना, घर्षण ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। कुछ ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाता है? घर्षण ऊर्जा में। आजकल घर्षण ऊर्जा को कम करने के लिए, मशीन को 100% तक दक्ष बनाने के लिए एक व्यवस्था आई है जिसको बोलते हैं हाइपर लूप। क्या बोलते हैं? हाइपर लूप। हाइपर लूप सुने हैं ना, न्यूज वगैरह में बहुत रहता है। आजकल जो ट्रेन जो चलती है, बुलेट ट्रेन भी चलती है। समझे? तो बुलेट ट्रेन में भी क्या है कि उसका चक्का जो है उसके लाइन को तो छूता ही है ना, तो छूता है तो जितना एनर्जी दिया उतना एनर्जी उसमें घर्षण में जाकर के लॉस हो जाता है, तो उस स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाता, उस स्पीड को पकड़ नहीं पाता। तो आजकल हाइपर लूप आ गया। हाइपर लूप में क्या करेगा ना, कि पहले तो कांटेक्ट को छुए रहेगा, जैसे ही स्पीड बढ़ेगा ना, कांटेक्ट से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। तो हवा में क्या घर्षण? हवा में तो घर्षण मिनिमम, सतह को छुए तब ना घर्षण, सतह को कम किए तब ना घर्षण कम। आज छुएंगे ही नहीं तो घर्षण तो जीरो। समझे? तो 10 to 0 मतलब लगभग जीरो के पास जो है जा रहा है घर्षण, जिससे हाइपर लूप का स्पीड जो है वो 800, 900, 1000 ऐसे किलोमीटर पर घंटा जो है वो प्राप्त करेगा। समझे? तो घर्षण को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? स्नेहक का उपयोग कर सकते हैं। और घर्षण को खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट को हटा दीजिए, घर्षण खत्म हो जाएगा। दो लोगों में भी घर्षण होता है, विवाद होता है, दोनों में से कांटेक्ट हटा दीजिए, घर्षण खत्म हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा हुआ ना किसी के बीच में, समझे, आप क्या कर लीजिए, उससे कांटेक्ट को हटा लीजिए, घर्षण खत्म हो जाएगा।
घर्षण का मतलब विरोध, विरोध खत्म हो जाएगा, कांटेक्ट को हटा लीजिएगा। चलिए इसके बाद थोड़ा सा जो अगला चैप्टर था समझे, कार्य ऊर्जा शक्ति था। क्या चीज था? कार्य ऊर्जा शक्ति। समझे, इसको वर्क पावर एनर्जी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। समझे, वर्क पावर एनर्जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सब वर्क पावर एनर्जी, ये सब क्या है? फिजिकल चीज है कि किसी चीज का टेंडेंसी है, किसी चीज का गुण है? ये बताइए। टेंडेंसी है, गुण है। फिजिकल चीज कहाँ है? फिजिकल चीज कहाँ है? ये सब जो है ना गुण है। क्या है? गुण है। वर्क है, पावर है, एनर्जी है, ये सब क्या है? गुण है। सबसे पहले जो इसमें वर्क है, समझे, कार्य, ये कार्य क्या होता है? कार्य क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को, काम करने की दशा। समझे, देखिए अगर इतना अगर झमेला है ना तो कम से कम, हाँ कम से कम जो है ना किसी भी चीज का, हम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में खास करके अगर किसी भी चीज का आपको सटीक पकड़ में नहीं आ रहा है ना तो आप याद कीजिए कि क्या इसका कोई फार्मूला भी होता है क्या? अगर कोई फार्मूला भी हमको याद है तो आपको याद आएगा कि हाँ W बराबर FS cos थीटा, ये तो है। तो W क्या है? यही तो वर्क है, यही तो वर्क है। समझे, और F क्या है? फोर्स है। और S क्या है? विस्थापन है या स्थिति है? विस्थापन या स्थिति है। समझे, और यही जो है cos थीटा के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी जितना थीटा होगा उसके हिसाब से रिजल्ट मिलेगा आपको। यानी कि अगर थीटा का भी 90 कर दीजिएगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 0। थीटा 90 कर दीजिएगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 0, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है? 0। तो अगर एगो 0 है ना, यानी कि एक अगर मछली अगर सड़ा हुआ है तालाब में तो पूरा मछली को बोलते हैं ना कि बर्बाद। तो 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर दे, सब को 0 करके रख देगा। समझे, इसी के लिए हमेशा 0 लोगों के साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा अच्छे लोगों के साथ भी रहिए। समझे, कि वो मल्टीप्लाई करके ऐसा नहीं कि आपको भी 0 कर दे। तो FS cos थीटा, तो F क्या है? वर्क है। स्थिति क्या है? स्थिति क्या है? यानी डिस्प्लेसमेंट है। स्थिति क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। समझे, तो यानी कि वर्क करके, यानी कि फोर्स लगा करके अगर किसी चीज को अगर हम डिस्प्लेस्ड कर दिए, फोर्स लगा करके किसी भी चीज को डिस्प्लेस्ड कर दिए, तो वही क्या है? कार्य है। वही क्या है? कार्य है। वही क्या है? काम है। अब मान लीजिए फोर्स हम लगा रहे हैं, डिस्प्लेस्ड कर ये नहीं पा रहे हैं, तो उसको क्या? 0 वर्क। हम कहेंगे कि कोई काम ही नहीं हुआ। मान लीजिए कि हम माथा पे जो है ना 2 किलो टेंशन उठा करके है कि मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, हमारा पढ़ाई नहीं होगा, कैसे होगा? आप काम कर रहे हैं क्या? 0। फिजिकली आप, वैसे तो आप थ्योरेटिकली काम कर रहे हैं, थ्योरेटिकली तो आप सोच रहे हैं अपने करियर के बारे में, अपने लिए। लेकिन जब फिजिसिस्ट के पास जाइएगा ना, फिजिसिस्ट कहेगा तुम 2 साल से झूठे मूठे टेंशन ले रहा, तुम कुछ काम कहाँ किया है? बात सही है कि नहीं? अगर आप कुछ डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, अगर आप किसी चीज का जो स्थिति है उसको अगर आप परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, तो फिजिक्स में इसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इसका कोई काम नहीं माना जाएगा। समझे, तो FS cos थीटा याद रखिएगा। मतलब अगर बल लगाकर किसी चीज के स्थिति को परिवर्तित कर दिए, किसी भी चीज के जो है जगह को हम परिवर्तित कर दिए, डिस्प्लेस्ड कर दिए, तो वही क्या है? फोर्स है। सॉरी, वही क्या है? कार्य है, यानी कि वही काम है। समझे, वही वर्क है। उसके बाद कार्य के बाद एक आता है ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? हाँ, अब सही आए आप लोग। कार्य करने की क्षमता। समझे, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए आप हमको कहिएगा क्या कि तुमको 5000 रुपया देंगे, लेकिन यही है कि तुमको 200 बार इस सीढ़ी पर से उतना पूरा नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर करना है, अब 5000 रुपया मिलेगा। तो मान लीजिए हम खाना पीना खाए हुए रहेंगे, हमारे पास एनर्जी रहेगा, हमारे पास कुछ वैसा सब्सटेंस रहेगा जिसको कि एनर्जी नाम देंगे, तो हम 5000 पर चढ़ जाएंगे, उतर जाएंगे, और नहीं रहेगा तो नहीं चढ़ पाएंगे। तो हमारे अंदर क्या ऐसा नहीं था जो हम चढ़ पाए, और क्या ऐसा था जो नहीं चढ़ पाए? समझे, तो वही एनर्जी। समझे, यानी कि हमारे अंदर क्षमता, हमारे अंदर क्षमता। समझे, अगर क्षमता रहेगा तो काम कर पाएंगे, क्षमता नहीं रहेगा तो काम नहीं कर पाएंगे। मेन क्या है? काम। मेन क्या है? वर्क। समझे, यानी कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। समझे, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसी में एगो और आ जाता है, उसको कहते हैं शक्ति। क्या बोलते हैं? शक्ति। पहले बचपन में समझते थे ना कि ऊर्जा, शक्ति, ये सब चीज एक ही है। कार्य तो अलग लगता था, लेकिन ऊर्जा और शक्ति दोनों एक ही चीज लगता था। कि हमारे अंदर शक्तियां नहीं बचा है कि आज पढ़ पाएंगे, या फिर हमारे अंदर ऊर्जा नहीं बचा है कि आज पढ़ पाएंगे, दोनों चीज। लेकिन जब फिजिक्स पढ़े तब फिजिक्स समझाया कि दोनों अलग अलग चीजें होती है। समझे, आपके अंदर क्षमता है, उसको क्या बोलेंगे? ऊर्जा। आपके अंदर क्षमता है पढ़ने का 8 घंटा, उसको क्या बोलेंगे? ऊर्जा। और आप 8 घंटा में 1600 पेज पढ़ पा रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? शक्ति आपका। समझे, यानी कि दर जो होता है ना, दर, हाँ, रेट ऑफ डूइंग वर्क। समझे, आप 1 मिनट में क्या गो चूड़ी पहना पाते हैं?
आप 1 मिनट में, मान लीजिए आपकी बहन हो, आपकी माँ हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, किसी को 1 मिनट में आप अगर 50 चूड़ी पहना पाते हैं तो आपका, मान लीजिए, और आपके साथी है वो 1 मिनट में 60 चूड़ी पहना पाते हैं, तो आपके फ्रेंड का आपसे क्षमता, ये शक्ति जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आप 50 पहना पा रहे हैं, वो 60 पहना दिए, हो जाएगा ना। तो मतलब क्या है, ये दर है, क्या है, दर है, रेशियो है, समझे, क्या है, रेशियो है। मतलब किसी भी काम करने का दर क्या है ना, किसी भी काम करने का आपका स्पीड क्या है, वही आपका क्या दिखाता है, शक्ति दिखाता है। और आप काम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये क्या दिखाता है, आपके ऊर्जा को दिखाता है। आप काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसको क्या दिखाता है, ऊर्जा दिखाता है, समझे। ये ऊर्जा जो है ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कहना पड़ेगा कि ऊर्जा को 4 किलो ऊर्जा पश्चिम की तरफ लगा दीजिए, 4 किलो ऊर्जा पूरब की तरफ लगा दीजिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना। ऊर्जा मतलब ऊर्जा, आपके पास इतना कैलोरी है मतलब है, इस मशीन के पास इतना कैलोरी का ऊर्जा है मतलब है, समझे। लेकिन उसमें डायरेक्शन का बात नहीं होगा, तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी, सिर्फ मतलब उसका जो माप होगा, सिर्फ माप का बात होगा, तो कैसा राशि हो जाएगा, अदिश राशि। उसके बाद कार्य जो है ये कैसा राशि है, ये भी अदिश राशि है। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि 4 किलोमीटर पूरब की तरफ हम कार्य किए हैं, नहीं कह सकते हैं। 4 किलोमीटर पूरब की तरफ कार्य किए हैं, 4 किलोमीटर पश्चिम की तरफ नहीं कह सकते हैं, समझे। तो ये भी क्या है, तो ये भी अदिश राशि है। इसके बाद आ जाता है शक्ति। शक्ति कैसी राशि है, शक्ति अदिश राशि है। ऐसा थोड़े कहिएगा कि उस हेलीकॉप्टर का शक्ति 40 किलोमीटर पूरब की तरफ है, नहीं कह सकते है ना, नहीं कह सकते। तो ये भी कैसी राशि है, अदिश राशि। कार्य, ऊर्जा, शक्ति तीनों क्या है, अदिश राशि है। मतलब तीनों का अपना माप होगा, लेकिन तीनों का अपना दिशा नहीं होगा, समझे। उसके बाद देखिए द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। एक बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या है, आइंस्टाइन, समझे। आइंस्टाइन के द्वारा जो है ना द्रव्यमान ऊर्जा नियम दिया गया, क्या दिया गया, नियम या फिर संबंध दिया गया, द्रव्यमान और ऊर्जा संबंध दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि दुनिया में जितना भी द्रव्यमान है ना, दुनिया में जितना भी द्रव्यमान है, उन सभी द्रव्यमानों को आप ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस ऊर्जा का एक मतलब रिलेशन दे दिए, और उस रिलेशन से ना आप उसका परिमाप नाप निकाल सकते हैं कि कितना, अगर हमारे पास 1 किलो चीनी है तो इससे हम कितना ऊर्जा निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास 1 किलो चीनी है तो इससे हम कितना ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला दे दिए, बोले क्या कि ऐसा कीजिए, ई जो है ना वो हमेशा होगा mc² का। ई जो होगा वो क्या होगा, हमेशा mc² का, समझे। तो m कितना है हमारे पास, 1 किलो चीनी है। c कितना है, c क्या है, तो c जो है ना, बोले क्या कि प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश का जो वेग है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको स्क्वायर करके, क्या कर दीजिए, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे स्क्वायर करके, समझे। तो E बराबर m यानी मास, C यानी प्रकाश का चाल का स्क्वायर, समझे। यही एक संबंध दिए थे कि E बराबर mc²। वो बोले थे कि दुनिया का जितना भी मास है उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, समझे। और इसी चीज के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था ना, मिला था ना 1921 में। अरे गलत है जी, 1921 में उनको इस चीज के लिए नहीं मिला था, उनको जो है ना E बराबर mc² के लिए नहीं, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना खोजे थे उसके लिए मिला था। कभी क्वेश्चन में आ जाएगा कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया तो E बराबर सापेक्षता का सिद्धांत जिसको बोलते हैं, अपेक्षता का सिद्धांत, इसके लिए तो नहीं। अपेक्षता का सिद्धांत और सापेक्षता का सिद्धांत के लिए नहीं दिया गया, बल्कि उनको किस चीज के लिए दिया गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो खोजे थे कि प्रकाश से आप विद्युत का भी निर्माण कर सकते हैं, उसके लिए उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उनको मिला था क्या चीज, नोबेल प्राइज 1921 में। इसके बाद देखिए ऊर्जा को जो है ना सो 2 भाग में डिवाइड कर दिया। ऊर्जा को कितना भाग में, दो भाग में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा, तो बोल दिया कि एक है गतिज ऊर्जा, एक है स्थितिज ऊर्जा, समझे। अब लोग को कंफ्यूजन होता है क्या है गतिज, क्या है स्थिति, कुछ नहीं है। आप किसी भी दुनिया का कोई भी बॉडी देख लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट देख लीजिए, अगर उसमें मोशन हो रहा है, उसमें मोशन हो रहा है मतलब उसमें गति हो रहा है, तो आप सीधा सीधा बोलिए कि हमको ई तो नहीं पता है कि उसमें कितना गतिज ऊर्जा है, लेकिन ई पक्का है कि उसमें गतिज ऊर्जा है। कोई भी चीज मोशन में है तो उसमें गतिज ऊर्जा, गति में है तो गतिज ऊर्जा। किसी भी चीज का स्थिति देखिए, समझे, आराम से बैठ करके देखिए किसी भी चीज का स्थिति। अच्छा बताइए, तो वो टेबल पे जो बुक सब रखा हुआ उसमें स्थितिज ऊर्जा है क्या, कितना स्थितिज ऊर्जा है, बहुत ज्यादा पता है। अगर वैसा होगा तो हम निकाल लेंगे, उसको पहले कॉपी को जोख लेंगे कि कितना है, समझे, और उसका जो है ना mgh से जो है, mgh से हाइट से उसका निकाल लेंगे, समझे। तो ये तो लेकिन कंफर्म है कि उसके स्थिति के कारण उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा है। दुनिया का जितना भी चीज है, हर चीज में स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा है। ये पंखा है, इसका कुछ स्थिति है, अगर इसमें इतना एनर्जी है तो गिरेगा ना तो एक चाहे 2 आदमी का कपार
फोड़ सकता है, मे भी फोड़ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, अगर हट जाएंगे तो नहीं भी फूटेगा। लेकिन क्या है, वो कैसे कपार फोड़ा, वो जो सर पे जो गिरा और कपार जो फूटा, तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी रहा होगा। वो एनर्जी लाया पंखा कहां से? स्थिति के कारण, उसके स्थिति के कारण। काहे आया? उसके स्थिति के कारण। हमारा फोन है, यहां से गिरेगा तो फूट जाएगा कि बच जाएगा? बच भी सकता है, फूट भी सकता है। लेकिन अगर फूट जाएगा तो इसको जो एनर्जी मिला फूटने का, वो कहां से मिला? इसके स्थिति के कारण मिला। समझे? हम लोग अभी बैठे हुए हैं, हम लोग अभी गिरेंगे ना तो नीचे तो मलबा तो होगा ही, दो चार आदमी को दबा भी देंगे अगर नीचे होगा तो काहे हम लोग नहीं, कहां से उठ जाया? हम लोग की स्थिति के कारण। तो कभी कभी एग्जाम्पल देकर के सिंपल क्वेश्चन ऐसा हम पूछता है कि बांध में कौन सा ऊर्जा रहता है, बांध के पानी में, घड़ी वाला चाबी में कौन ऊर्जा रहता है, टंगल पंखा में कौन रहता है, चलते हुए ट्रेन गाड़ी में बैठे सवारी के बीच जो है सो कौन सा ऊर्जा रहता है। तो ये सब, हाँ, तो ये सब जो है ना सिंपल है। आप एकदम दिमाग लगा करके लॉजिक से देखिएगा कि कोई भी चीज ऑब्जेक्ट अगर गति में है तो गतिज ऊर्जा, और अगर स्थिति में है तो स्थितिज ऊर्जा। एक चीज लेकिन आपको इसमें वो कंसेप्ट समझना होगा, इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अच्छा, आप लोग पढ़ने में तेज है कि वोकल है? आप लोग पढ़ने में, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग पढ़ने में तेज है कि वोकल है? आप सीधा सीधा बोलिए कि कैन नॉट डिटरमाइन। क्या बोलिएगा? यह निर्णय नहीं लिया जा सकता है, और यह निर्णय तब तक नहीं लिया जा सकता है जब तक कि आपका सवाल सही नहीं होगा। हमारा सवाल ही गलत था। आप हमको ये बोलिएगा ना कि आप ये बताइए कि हम उससे पढ़ने में तेज हैं या फिर वोकल है, तब हम बता देंगे। लेकिन सीधे पूछिएगा जो पढ़ने में तेज है, तो इसका दोनों जवाब हो सकता है। हम तेज भी हैं, हम वोकल भी हैं। मान लीजिए हमारा आईक्यू तेज है कि खराब है, तो जो कभी स्कूल वगैरह नहीं गया या फिर जो उतना इंटेलिजेंट नहीं है, उससे मेरा आईक्यू तेज है, और आइंस्टीन से मेरा आईक्यू कहीं कुछ कंपैरिजन नहीं है, बहुत कम है। तो कोई भी चीज होता है ना, वो गति जो बोलते हैं, वो गति कैसे बोल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, दुनिया का हर चीज गति में है। आप हम अभी बैठे हुए ना, हम आप भी गति में है, लेकिन हमारे और धीरज जी, ऋतुराज जी के बीच में कोई गति हो रहा है क्या? कोई गति नहीं हो रहा है। तो कैसे? हमारा पृथ्वी तो पूरा घूम रहा है, लेकिन काहे नहीं गति हो रहा? क्योंकि यहां पे सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्ष लगा दिए, उनके रिस्पेक्ट में हम बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे सूर्य के रिस्पेक्ट में, तो हम बैठे हुए नहीं हैं, हम 24 घंटा काम कर रहे हैं, 24 घंटा हम घूम रहे हैं। तो यही होता है, ये जो है ना गति जो है ना, ये रिस्पेक्ट करने वाली चीज है। मतलब कि रिस्पेक्ट कहने का मतलब ये जो है ना, सो किसी भी चीज के संदर्भ में आप देख सकते हैं, ना कि आप वैसे देख सकते हैं। अगर आप ऐसे करके आकाश में एक बूंद गिर रहा होगा ना, ऐसे करके देखिएगा, तो आप पता नहीं लगा पाइएगा कि रुका हुआ है कि गिर रहा है। सो इस चीज का हम एग्जाम्पल बता देते हैं। आज न कल सभी लोग, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम आशा करते हैं कि सभी लोग कभी ना कभी फ्लाइट में चढ़िएगा ही, समझे? तो फ्लाइट में चढ़िएगा ना, तो कुछ क्षण ऐसा आएगा जिस क्षण में आपको नीचे में बादल बादल नजर आएगा, समझे? बहुत बड़ा बड़ा बादल रहेगा, एकदम साफ, एचडी क्लियर। जितना आप यूट्यूब पे देखते हैं ना, कितना 1044 कितना जाता है पिक्सल हाईएस्ट? 1400 तक जाता है ना। 1400 पिक्सल करके देखिएगा ना, उतना जितना क्लियर दिखता है ना, उससे 50 गुना ज्यादा क्लियर आपको आकाश दिखेगा। ऐसे करके विंडो से देखिएगा तो किस कुछ क्षण ऐसा आएगा जिसमें आपको लगेगा कि आप गति कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी बहुत अल्प समय के लिए कुछ क्षण ऐसा आएगा, लगेगा कि जा, ये क्या कर दिया, ये तो प्लेन को सीधे खड़ा कर दिया, प्लेन तो बढ़ ही नहीं रहा है, समझे? तो क्या होगा ना कि जब बादल का ढेर जो है, वो आप बादल के ढेर और अपने प्लेन को दोनों को देख पाइएगा, तो उसके रिस्पेक्ट में लगेगा कि आप मोशन में है। और कभी कभी ना बादल का ढेरे नहीं नजर आएगा, तो आपको लगेगा कि प्लेन तो एकदम स्थिर पूरा खड़ा है। एक रत्ती आपको मतलब ये नहीं लगेगा कि प्लेन आगे बढ़ रहा। काहे कि आपके पास जज करने के लिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है ही नहीं कि उसके संदर्भ में हम बढ़ रहे हैं कि रुके हुए हैं। जिस समय बादल का ढेर नहीं नजर आएगा, आप किससे कंपेयर कीजिएगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? तो उस समय जो है आपको बड़ी प्रॉब्लम होगा, समझे? तो यही है, गति जो है हमेशा रिस्पेक्ट में की जाती है। इसी के लिए एक क्वेश्चन बनता है कि ट्रेन में बैठा यात्री, ट्रेन में बैठा यात्री गति में है कि मोशन में है? तो गति में है, गति में है। ट्रेन में बैठा यात्री गति में है। और ट्रेन में बैठा यात्री अपने सहपाठी के संदर्भ में गति में है कि मोशन में है? मतलब रेस्ट में है। तो रेस्ट में है, उसके संदर्भ में तो रेस्ट में है। वो दोनों आदमी का डिस्टेंस कहां बदल रहा है? लेकिन स्टेशन से तो डिस्टेंस बदल रहा है। रेलवे ट्रैक के बीच में जो बबूल का पेड़ है, उससे तो रिस्पेक्ट उसका बढ़ रहा है। तो इसी के लिए गति जो होता है हमेशा वो रिस्पेक्ट करने वाली चीज होती है, तुलना करने वाली चीज है, समझे? देखिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के जोड़ को क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा। और जितना भी आप मशीनरी में देख रहे हैं, जितना भी ऊर्जा है, वो कौन सा है? तो गति और स्थिति दोनों को मिला करके ऊर्जा निकाला जाता है और फिर उससे काम लिया जाता है। और वो सारा ऊर्जा कौन सा है? तो
मैकेनिकल एनर्जी है, जिसको मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए गतिज ऊर्जा होगा कितना, इसका अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हैं तो उसके लिए भी फॉर्मूला दिया गया है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला दिया गया है हाफ यानी 1/2 m और v स्क्वायर। क्या दिया गया है? हाफ m और v स्क्वायर। क्या है कि गति होगा तो उसमें दुइये को चीज होगा ना, दुइये को चीज तो होगा ही, एगो तो उसका मास होगा, एगो उसका वेलोसिटी होगा, तभी ना गति होगा। तो इसके लिए हाफ m और v स्क्वायर यानी मास को वेलोसिटी से स्क्वायर करके इसको हाफ कर दीजिए, यही आपको मिल जाएगा क्या चीज, कितना काइनेटिक एनर्जी किसी चीज में है, कितना गतिज ऊर्जा किसी चीज में है। सिमिलरली आपको मैकेनिक इसमें क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। स्थितिज ऊर्जा का भी फॉर्मूला दिया गया है, क्या चीज, mgh, समझे, mgh। जैसे मान लीजिए कि स्थिति कहने का मतलब क्या, इसमें हाइट तो होना ही चाहिए तभी स्थिति आएगा, हाइट तो होना ही चाहिए तभी स्थिति आ जाएगा। तो m क्या है, मास है, g क्या है, ग्रेविटी है, क्या है, ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन नहीं ग्रेविटी। क्या है कि mgh हम कहां भी निकाल सकते हैं, चांद पे भी जाके निकाल सकते हैं, समझे, सूरज पे भी जाके निकाल सकते हैं। तो सिर्फ ग्रेविटेशन नहीं ग्रेविटी, समझे, mg और h। g का वैल्यू हर जगह बदलते रहता है, समझे, g का वैल्यू हमेशा क्या होगा, तो वो बदलते रहता है। हम लोग का जो पृथ्वी है बहुत सारा कैलकुलेशन करके, बहुत सारा गणना करके हम लोग को बता दिया गया है कि हम लोग का पृथ्वी का जो g है यानी जो स्मॉल g का जो वैल्यू है वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, वो बता दिया गया है। वो पृथ्वी के बाद जब आगे आप बढ़िएगा तो हर जगह के लिए बदलते जाता है। इसी पे आपका कुछ क्वेश्चन है, समझे, इस क्वेश्चन को आप करके देखिएगा, बहुत इजीली हो जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वही है कि आपको मतलब चीजें समझ में आनी चाहिए, एप्टीट्यूड आपका मस्त होना चाहिए, मतलब भाषा क्या कर रहा है उस भाषा से डाटा निकाल लीजिएगा। यही mgh और हाफ mv स्क्वायर और उसके बाद w बराबर fs cos थीटा, इतना ही पे तीनों पे आपका काम चल जाता है। क्या हुआ, हाँ दोनों का कंबाइंड है, और जिस समय मैकेनिकल कह देगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। फिजिक्स रहने दे, क्या हुआ, फिजिक्स रहने दे, अब फिजिक्स रहने देते हैं, बायोलॉजी अब करवा देते हैं क्या। 5:04 हुआ है। अच्छा अभी आप लोगों को कहीं जाना भी रहता है क्या, क्या कर दे।